हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी द्विध्रुव पर लगने वाले बल तथा बलागुण। कि जैसे कोई ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई द्विध्रुव रखा है। द्विध्रुव में ये माना कि माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है। ये जो द्विध्रुव है ये इस विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो इस द्विध्रुव पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल और बलागुण लगेगा दोनों को हम ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम हमने माना कि कोई द्विध्रुव जो इस एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। अब हम इसके एक एक आवेश पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले बल को ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, चूंकि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F अपॉन Q। यहां से अगर हम बल को निकालें तो बल F बराबर हो जाएगा EQ। तो यहां जो ये लगने वाला बल F1 हो जाएगा वो हो जाएगा EQ। Q यहां कितना है माइनस क्यू आवेश और गुणा E। ये हमारे पास हो गया माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल होगा वो हो जाएगा F2 बराबर, इस प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा F बराबर QE, तो Q है प्लस Q और गुणा E। ये हो गया समीकरण नंबर 2। लेकिन यहाँ ये बात ध्यान में हम रखेंगे कि इस माइनस क्यू आवेश पर द्विध्रुव में जो विद्युत क्षेत्र है वो किस दिशा में है, इस दिशा में है। E वेक्टर ये विद्युत क्षेत्र है और इसमें द्विध्रुव रखा हुआ है माइनस क्यू। तो इस माइनस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा उस बल की दिशा क्या है, तो माइनस क्यू आवेश पर जो बल लग रहा है वो है माइनस QE। इस F बल का मान कितना है माइनस QE। इसका मतलब E की जो दिशा है उसके माइनस के बराबर है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है, तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इस दिशा में बल लगेगा F1। इसी प्रकार जब हम प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल निकाल रहे हैं तो F बराबर आ रहा है QE। इसका मतलब जो E की दिशा है वो ही F की दिशा है, तो जो E की दिशा है उसी दिशा में F बल लगेगा, ये F2 बल। अब हम देख रहे हैं कि जो F1 बल है वो इस दिशा में लग रहा है और F2 बल है वो इसके विपरीत दिशा में लग रहा है। दो बल है जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। अतः परिणामी बल F बराबर हो जाएगा F1 प्लस F2 से। तो F1 कितना है माइनस QE प्लस F2 कितना है प्लस QE। दोनों कट गए, QE में से QE गया तो 0 आ जाएगा। तो परिणामी बल F बराबर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब इस द्विध्रुव पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो परिणामी बल लग रहा है वो परिणामी बल कितना लग रहा है 0 लग रहा है, 0 लग रहा है। और जब भी किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल ही 0 है तो ये वस्तु विराम अवस्था में होगी, ये वस्तु कभी भी गति नहीं कर सकती, इतना हम जानते हैं। तो ये जो द्विध्रुव है इस विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले परिणामी बल 0 होने के कारण किसी भी दिशा में गति नहीं करेगा, अर्थात ये स्थिर अवस्था में रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये देखते हैं कि इस द्विध्रुव पर लगने वाले परिणामी बल तो 0 है, लेकिन इस द्विध्रुव पर जो बल लग रहे हैं उनकी क्रिया रेखा अलग अलग है। क्रिया रेखा कैसे होती है, तो इस द्विध्रुव पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा ये वाली है, तो इस दिशा में ये जो रेखा बन रही है ये इस बल की क्रिया रेखा है, जिस दिशा में ये बल क्रिया कर रहा है, जिस दिशा में ये बल लग रहा है। इसी प्रकार जो ये माइनस क्यू आवेश है इस पर जो बल लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है, इस रेखा के अनुदिश लग रहा है। तो ये जो रेखा आएगी ये इस बल की क्रिया रेखा कहलाएगी। तो इन दोनों बिंदुओं पर जो बल लग रहे हैं उनकी क्रिया रेखा, इसकी क्रिया रेखा और इसकी क्रिया रेखा, दोनों रेखाएं अलग अलग है। तो हम इसको कहते हैं कि ये दोनों जो बल है उनकी क्रिया रेखा कैसी है, अलग अलग है। जब भी बलों की क्रिया अलग अलग होती है तो उस निकाय पर एक बल आघूर्ण हमेशा कार्य करता है। जैसे ये एक पेन है, इस पर अगर मैं इसके निचले सिरे पर इस दिशा में बल लगाऊं और ऊपर वाले सिरे पर इस दिशा में बल लगाऊं तो ये निश्चित तौर पर इस तरह का घूर्णन उत्पन्न करेगा। इसी प्रकार इस द्विध्रुव के ऊपरी सिरे पर उस दिशा में और निचले सिरे पर इस दिशा में बल लगने के कारण इस द्विध्रुव में एक घूर्णन उत्पन्न होगा, जिसके कारण ये द्विध्रुव इसमें घूमना स्टार्ट करेगा, अर्थात इसमें एक बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो बलों की क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो उस बल आघूर्ण का मान हम ज्ञात करेंगे। हमने द्विध्रुव पर लगने वाला बल तो ज्ञात कर लिया, परिणामी बल 0 है, जिसके कारण द्विध्रुव में रेखीय विस्थापन नहीं होगा, ये स्थिर अवस्था में रहेगा। अब हम इसमें क्या निकाल रहे हैं, बल आघूर्ण।
तो द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो बल आघूर्ण का मान ज्ञात करने के लिए हम इस द्विध्रुव के इस बिंदु से इस क्रिया रेखा पर लंब डालते हैं, तो ये हमारे 90 डिग्री का हो गया। तो ये एक क्रिया रेखा और इस क्रिया रेखा, दोनों क्रिया रेखा के बीच में हमने एक लंबवत रेखा को खींचा है। अब हम निकाल रहे हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण की परिभाषा कहती है कि बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणा बलों की क्रियाओं रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। ये जो बलों की क्रिया रेखाएं हैं इनके बीच में लंबवत दूरी अर्थात ये दूरी। तो ये दूरी जो है हमें पता करनी होगी। माना कि ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये जो लंब डाला है बिंदु सी है। तो ये जो दूरी आ रही है लंबवत दूरी BC, इसकी वैल्यू हमको पता करनी होगी। तो ये BC कैसे ज्ञात होगा? तो हम जानते हैं द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच में ये जो दूरी है ये दूरी होती है 2a और ये एंगल हमारे पास थीटा है। तो थीटा के सामने ये वाली भुजा हो गई लंब। तो हम लंब का मान ज्ञात करना चाहते हैं। लंब कौन सा है? BC है। और हमें पता कौन सा है? ये कर्ण हमें पता है, कर्ण बराबर जिसकी वैल्यू है 2a। तो BC अपन 2a बराबर लंब बटा कर्ण बराबर हो गया साइन थीटा। तो यहां से BC की वैल्यू आ गई 2a साइन थीटा। ये 2a साइन थीटा BC की वैल्यू आ गई, इसको यहां रखेंगे। तो बल आघूर्ण टॉर्क बराबर, ये बल बराबर आ गया बल F बराबर, हमने देखा था किसी एक आवेश पर लगने वाला जो बल F है वो तो है QE और गुणा बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी जो BC है, इसका मान है यहां से 2a साइन थीटा। तो इस तरह से बल आघूर्ण टॉर्क बराबर आ गया। देखो यहाँ पर Q और 2a, इसको हम लिख सकते हैं P। द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से हम जानते हैं कि P बराबर होता है Q गुणा 2a, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये P और गुणा E और यहाँ साइन थीटा। इस तरह से हमारे पास ये बल आघूर्ण आ गया। या इसको हम लिख सकते हैं टॉर्क बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, क्योंकि दो सदिशों का सदिश गुणा जब अपॉन होता है तो ये आ जाएगा पहले का परिणामी दूसरे का परिणामी गुणा साइन थीटा। तो इस तरह से हमने बल आघूर्ण को परिभाषित किया। ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 3। अब हम कुछ विशेष स्थितियों को देखेंगे। तो द्विध्रुव की पहली जो स्थिति हम देख रहे हैं वो स्थिति है कि थीटा बराबर जब 0 हो, अर्थात जो द्विध्रुव इस तरह से रखा था, जो इस अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा था, वो थीटा कोण अब हमने कितना कर दिया? कम करते करते 0 डिग्री कर दिया। अर्थात ये जो द्विध्रुव है इसका -q आवेश इधर है और +q आवेश इधर है। अब ये इस विद्युत क्षेत्र के साथ ही कितना कोण बना रहा है? तो 0 डिग्री कोण बना रहा है। तो इस स्थिति में जब थीटा बराबर 0 है तो बल आघूर्ण की परिभाषा से हम जानते हैं टॉर्क बराबर होता है PE साइन थीटा। तो यहां पर हमारे पास बल आघूर्ण टॉर्क बराबर आ गया PE और साइन थीटा साइन 0। तो साइन 0 का मान होता है 0, तो इससे मल्टीप्लाई करते बल आघूर्ण टॉर्क बराबर आ गया 0। अर्थात इस स्थिति में इस द्विध्रुव पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल आघूर्ण लग रहा है उस बल आघूर्ण का मान कितना है? 0 है। और जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल आघूर्ण ही 0 है, तो बल आघूर्ण 0 है तो वो वस्तु घूर्णन नहीं करेगी। तो ये जो इसकी स्थिति है ये स्थायी साम्यावस्था की स्थिति कहलाएगी। पहली स्थिति है स्थायी साम्यावस्था की स्थिति। अब हम दूसरी विशेष स्थिति की बात करते हैं। वो विशेष स्थिति ये बताती है कि जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, अर्थात जब द्विध्रुव इस तरह से रखा है, थीटा बराबर 0 है और द्विध्रुव को हम जब घुमाते जाएंगे और बिल्कुल इसके लंबवत ले आएंगे, विद्युत क्षेत्र के कैसा हो गया? लंबवत दिशा में हो गया। इस स्थिति में जो द्विध्रुव है वो इस तरह से हो जाएगा। ये विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इस स्थिति में अगर हम बल आघूर्ण निकालें तो बल आघूर्ण PE साइन थीटा से, तो बल आघूर्ण टॉर्क बराबर हो जाएगा PE साइन 90 और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसका आंसर आ गया PE। अर्थात इस पर जो बल आघूर्ण लग रहा है वो PE के बराबर है, जो कि इसका मैक्सिमम मान है, अधिकतम मान है। क्योंकि साइन थीटा का जो अधिकतम मान होता है वो 1 ही हो सकता है, तो इसको मैक्सिमम से गुणा कर रहे हैं तो इसका मान भी अधिकतम आया। तो ये जो बल आघूर्ण है ये इसका अधिकतम मान है। अर्थात इस स्थिति में जब द्विध्रुव बिल्कुल ऐसे खड़ा होगा विद्युत क्षेत्र में, उस स्थिति में इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो इस पर बल आघूर्ण लग रहा है उसका मान अधिकतम होगा। तो जब इस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान अधिकतम होगा तो उस स्थिति में ये द्विध्रुव घूर्णन उत्पन्न करेगा। तो ये जो इसकी स्थिति है ये अस्थायी स्थिति कहलाती है। अस्थायी स्थिति
कहलाती है, क्योंकि इसमें द्विध्रुव स्थायी नहीं रहेगा। ऐसी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, ऐसी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये द्विध्रुव घूर्णन स्टार्ट कर देगा। अब हम तीसरी विशेष स्थिति देखेंगे, जब थीटा बराबर 180 डिग्री है। इसका क्या मतलब है? तो जब द्विध्रुव हमारा इस तरह से रखा था तब थीटा बराबर 0 था। अब हमने इसको घुमाया, इस तरह से ले आए इस स्थिति में, तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया। अब हम इस द्विध्रुव को और घुमाएंगे और इस स्थिति में ले आएंगे, अर्थात ये प्लस क्यू आवेश इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ प्लस क्यू आवेश आ गया और यहाँ माइनस क्यू आवेश आ गया। इस स्थिति को कहते हैं द्विध्रुव की 180 डिग्री वाली स्थिति। तो इस स्थिति में जब हम बल आघूर्ण निकालेंगे तो टॉर्क बराबर आ जाएगा पीई साइन थीटा से, टॉर्क बराबर हो गया पीई साइन 180 डिग्री। और साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 180 डिग्री का मान भी 0 ही होता है, अर्थात यहाँ पर भी जो बल आघूर्ण लगेगा वो कैसा होगा? 0 होगा। अर्थात इस स्थिति में भी जो इस पर बल आघूर्ण लग रहा है वो बल आघूर्ण 0 है, और बल आघूर्ण अगर 0 है तो इसमें घूर्णन उत्पन्न नहीं होगा। यह अस्थायी साम्यावस्था की स्थिति है। ये यहां पर एक विशेष बात है कि ये द्विध्रुव पर बलागुण जो लग रहा है वो तो 0 है, पर ये फिर भी जो स्थिति है वो अस्थायी साम्यावस्था की स्थिति क्यों है? साम्यावस्था की स्थिति तो है, ये साम्यावस्था में रहेगा, लेकिन फिर भी ये स्थायी साम्यावस्था नहीं है। यहाँ पर बलागुण 0 था थीटा बराबर 0 पर ये स्थायी साम्यावस्था थी, लेकिन यहाँ पर बलागुण 0 है पर फिर भी ये स्थायी साम्यावस्था की स्थिति नहीं है, अस्थायी साम्यावस्था की स्थिति है। तो इसको भी हम एक बार समझ लें कि ऐसा क्यों है। तो देखिए, जब माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश इस तरह से रखें, मान लीजिए इस पेन का जो ये ब्लैक वाला सिरा है ये माइनस क्यू आवेश है और ये जो दूसरा सिरा है ये प्लस क्यू आवेश। अगर इस द्विध्रुव को मैं थोड़ा सा विस्थापित कर दूं ऐसे, अगर ये द्विध्रुव थोड़ा सा भी विस्थापित होता है इस विद्युत क्षेत्र में, अगर ये इस तरह की स्थिति बनाता है तो ये माइनस क्यू आवेश यहाँ है और प्लस क्यू आवेश यहाँ है। अब हम जानते हैं माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगता है वो इस दिशा में लगता है, और प्लस के आवेश पर जो विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगता है वो इस दिशा में लगता है। अर्थात इसको हम द्विध्रुव को हमने अल्प विस्थापन अगर करते हैं तो इस बिंदु पर बल इधर लग रहा है और इस वाले बिंदु पर इधर बल लग रहा है। और अगर ऐसा बल लगेगा तो इसको जब पेन को मैं ऊपर वाले सिरे को इस तरफ और नीचे वाले सिरे को इस तरफ खींचूंगा तो ये वापस से इसी अवस्था में आ जाएगा। इसी प्रकार यदि ये पेन थोड़ा सा विस्थापन अगर इसको मैं इस डायरेक्शन में भी कर दूं तो उस स्थिति में भी माइनस क्यू आवेश पर इस तरफ बल लगेगा और प्लस क्यू आवेश पर इस तरफ बल लगेगा। इस तरफ बल लगने के कारण ये खींचने पर ये वापस से इसी अवस्था में आ जाएगा। तो द्विध्रुव को हम जब अल्प विस्थापन करते हैं तो उस पर जो विद्युत क्षेत्र के कारण बल लग रहा है वो उसको पुनः साम्यावस्था की स्थिति में ले आएगा। इसलिए ये जो द्विध्रुव है ये हमेशा स्थायी अवस्था में रहता है, इसलिए हम इसको स्थायी साम्यावस्था की स्थिति कहते हैं। जबकि इसी कंडीशन को हम यहां पर लागू करते हैं। यहां हम देखते हैं अगर हम यहां पर द्विध्रुव को अल्प विस्थापन कर दें, प्लस क्यू आवेश यहां पर और माइनस क्यू आवेश यहां पर, हम जानते हैं प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, इस दिशा में, और माइनस क्यू आवेश पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। तो इस द्विध्रुव को जैसे हमने अल्प विस्थापन करा, अगर ये ऐसे था तो साम्यावस्था की स्थिति है, लेकिन इसको अगर थोड़ा भी विस्थापन अगर इसमें हम करते हैं तो इसके ऊपरी सिरे पर बल उस दिशा में लग रहा है और निचले सिरे पर बल इस दिशा में लग रहा है, और अलग अलग दिशा में बल लगने के कारण ये अगर इस पर हम अलग अलग दिशा में बल लगाएंगे तो ये घूम करके पलट जाएगा, ये उस दिशा में चला जाएगा। इसलिए इसमें थोड़ा सा भी विस्थापन करने पर, अल्प विस्थापन करने पर ये अपनी स्थिति को पलटकर दूसरी दिशा में चला जाता है। इसलिए इसको हम स्थायी साम्यावस्था की स्थिति नहीं बोल सकते। साम्यावस्था तो रहेगी लेकिन ये स्थायी नहीं है, इसमें अल्प विस्थापन देते ही ये अपनी दिशा में पलट जाएगा, दूसरी दिशा में पलट जाएगा, अर्थात ये अस्थायी साम्यावस्था की स्थिति है। इसी कंडीशन को हम इस डायरेक्शन में भी देख सकते हैं। अगर द्विध्रुव हम इस दिशा में रख लें, ये प्लस क्यू यहाँ है और माइनस क्यू यहाँ है, तो इस प्लस क्यू पर बल इस दिशा में लगेगा और माइनस क्यू पर इस दिशा में लगेगा। तो ये अलग अलग दिशाओं में इस पर इस तरफ लग रहा है और निचले सिरे पर इस तरफ लग रहा है, तो ऐसा बल लगने के कारण ये घूमकर अपनी दिशा को बदल लेगा। इसलिए हम इस स्थिति को अस्थायी साम्यावस्था की स्थिति कहते हैं। तो इस तरह से आज हमने द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण को और बलों को परिभाषित किया, उसको समझा। द्विध्रुव पर जो परिणामी बल लगता है वो 0 लगता है, इसलिए द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में रेखीय विस्थापन नहीं करता है। लेकिन बलों की क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, तो वो बल आघूर्ण का जो मान है वो अलग अलग कोण पर निर्भर करता है, जिसके लिए 3 विशेष स्थिति को हमने समझा है।